बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ ईशा अलतना और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और आज सबसे पहले आपको ये बताते हैं जनाब के किन महीनों में ऐसे 3 महीने हैं जिसमें पैदा होने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़हीन और फतीन होते हैं। तो बताइए ईशा। बिल्कुल, तो सबसे पहले है जनवरी। पहले आप बताएं कि आपका पैदा मैं अगस्त में पैदा हुई हूँ और अगस्त के बच्चे जो होते हैं वो ज़हीन और फतीन बिल्कुल नहीं होते। अगस्त में तो मैं भी पैदा हुआ, यानी कि हमारा ज़हीन लोगों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अच्छा, लेकिन अगस्त में क्योंकि हमें पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, हम भी आज़ाद हुए थे, इसलिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। हमें इस बात की खुशी है कि हम उन्हीं महीनों में, उस डेट के अंदर हम इस दुनिया में आए हैं। लेकिन जो ज़हीन और फतीन लोग हैं जनाब, वो जनवरी में पैदा होते हैं, फरवरी में पैदा होते हैं और सितंबर में पैदा होते हैं। जी जनाब, तो ये 3 महीने ऐसे हैं जिसमें जो पैदा होगा वो यकीनी तौर पे ज़हीन होगा। कैप्रिकॉर्न इसके अंदर आता है, फरवरी के अंदर आई थिंक टॉरस आता है, और उसी तरह से सितंबर के अंदर भी जो पैदा होने वाले लोग हैं वो भी बहुत ज़हीन है। अच्छा, इनकी खसूसियात मुख्तलिफ है सारे बच्चों की। जो जनवरी के अंदर पैदा होते हैं वो दूर अंदेश होते हैं और उनको तवील मुद्दती कामयाबी जो है वो हासिल होती है। ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं और कोई काम शुरू करने से कबल मुमकिना नतीजे के बारे में पहले ही सोच लेते हैं। जनाब, ये जो जनवरी के लोग होते हैं पैदा होने वाले, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बेटे जो हैं वो जनवरी में पैदा हुए हैं, तो जितने वो दूर अंदेश हैं मैं अभी से उनका अंदाज़ा लगा रही हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आप उनसे कुछ जहानत ले लीजिए ताकि कहलाया जा सके ना कि कोई असरात होते हैं बच्चों के भी, जिस तरह पेरेंट्स के बच्चों पर होते हैं तो बच्चों के भी पेरेंट्स पे होने चाहिए। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह बता बच्चों के असरात मुरतब होंगे, बच्चों के असरात होने चाहिए। तो जनवरी की जो पैदा होने वाले अफराद में दूरअंदेशी होती है जिस तरह आप बता रही हैं, और हमने देखा है हमारे बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो कि होते हैं जनवरी के अंदर पैदा होते हैं। कैप्रिकॉर्न उमूमी तौर पर इनका स्टार होता है और ये लोग अपने काम को बेहतर से बेहतर अंदाज के अंदर करने के आदी होते हैं। इसी तरह से फरवरी की बात की जाए तो फरवरी में जो पैदा होने वाले अफराद हैं ये जज्बाती जहानत और तख्लीकी सलाहियत का मुनफरिद मुरक्कब। और आपको पता है फरवरी को मोहब्बत का महीना भी कहा जाता है क्योंकि वैलेंटाइन मनाया जाता है इस महीने में। तो जो मोहब्बत करने वाले, ज़ाहिर है इसमें जज्बाती लोग तो होंगे, फितरतन हमदर्द होते हैं ये, और बहुत सारी रूहानी सलाहियतों के भी मालिक। और इसी तरह से सितंबर की अगर बात की जाए नाज़रीन, तो सितंबर में पैदा होने वाले अफराद ज़्यादातर मंतकी होते हैं जो उनको तालीमी एतबार से दूसरों पर सबकत मिल जाती है। और इन अफराद की कारकर्दगी मुख्तलिफ टेस्ट चीज़ों को ज़हन नशीन करने, यानी कि उन्हें याद करने और नई स्किल्स से जनवरी में पैदा हुए हैं, मुझे अभी याद आ गया। चलें, शुक्र है आपको टाइम से याद आ गया। बड़ी कंप्लेन करनी थी, वरना तो आपने मानना ही नहीं था कि वो भी ज़हीन है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़हीन है और वो 1 जैन को पैदा हुए हैं। और मेरे बच्चे जो हैं वो एक 17 जैन और एक 30 जैन को पैदा हुए हैं। तो यकीनी तौर पे मैं ये मान सकती हूँ कि जैन के बच्चे तो लाजमी तौर पर ज़हीन व फतीन हो सकते हैं, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि अगस्त के बच्चे जो है ना वो ज़हीन। हमने लोगों को ज़रा ये मालूमात इसलिए भी दी है ना कि आप फैमिली प्लानिंग जब करें तो इस चीज़ को मद्देनजर रखिएगा, प्लान करें या फेब में करें या फिर सितंबर। हाँ, लेकिन अगर ऐसा ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। जो बाकी लोग होते हैं वो भी मतलब अगर हम भी पैदा हुए हैं, वो भी इंसान है, बहुत सारे बच्चे वो भी ज़हीन हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी सलाहियतों को निखारना होगा, खुद की पर्सनैलिटी बिल्डिंग पर काम करना होगा। तो कोई मसला नहीं है, इसलिए दिल छोटा नहीं करना जो बाकी महीनों में पैदा होने वाले लोग में। तो एक दिलचस्प मालूमात थी हमने आपके साथ शेयर की। अब हम टॉप 5 स्टोरीज की जानिब आ जाते हैं जनाब, और आज हमारी जो सबसे पहली स्टोरी होगी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 97 रन से, नहीं जनाब 79, ये है 79 रन से शिकस्त दी। एक बड़ा मार्जिन है, पहाड़ जैसा रन का पहाड़ जो खड़ा किया था उसके बोझ तले दब गया है कराची किंग्स और यूं इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इस पर तफसील से बात करेंगे और फिर बात करेंगे इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गज़ा पर मुकम्मल कब्ज़े का ऐलान, यानी कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। मज़ालिम के इंतहा के बाद अब मुकम्मल कब्ज़े का ऐलान भी हो गया और गज़ा में लड़ाई शदीद है, हम पेशरफ्त कर रहे हैं और हम गज़ा पट्टी के तमाम इलाके का कंट्रोल संभाल लेंगे, ये दावा किया जा रहा है नेतन्याहू की तरफ से। उसके बाद जनाब आपको बताएंगे कराची में शदीद गर्मी के बायस जल्दी अमराज ने जन्म ले लिया है और उनमें इजाफा होता जा रहा है। किस तरह से बचा जा सकता है इन जल्दी अमराज से, कौन कौन से अमराज जन्म ले रहे हैं, इस पर भी तफसील से माहिरीन की राय लेंगे। और नए बजट की आमद है। हुकूमत की नए बजट में अवाम पर इजाफी बोझ डालने की तैयारियां हर बार की तरह इस बार भी जारी हैं। बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा करने का मंसूबा बना लिया गया है। किस तरह से अवाम को झटके लगाए जाने हैं तो उसके लिए हम आपको तैयार करेंगे और बताएंगे कि क्या मुमकिनात हैं, क्या क्या महंगा होने जा रहा है और कहाँ पे थोड़ा बहुत रिलीफ भी मुतवक्के है।
उसके बाद आपको बताएंगे काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया क्या है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, क्या ये आपकी आंखों पर असरअंदाज हो सकता है, आपकी आई साइट को भी कमज़ोर कर सकता है, इस सब पर भी तफसील से बात। लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो कराची किंग को हराया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड लगता है फॉर्म में आ गई है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले ही हमें नाकाबिले शिकस्त नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बाद जब कल का मैच हमने देखा तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो परफॉर्मेंस थी वो दोबारा से हमें वैसी ही नज़र आई और कराची किंग को 79 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। बिल्कुल, और रन्स का पहाड़ खड़ा किया जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ये खेला गया मैच जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए कराची किंग्स को जीत के लिए 252 रन, ये वनडे ओडीआई का स्कोर है जो कि उन्होंने T20 के अंदर ही बना दिया है और पहाड़ जैसा हदफ दिया जिसे वो हासिल करने में नाकाम रही और पूरी टीम 172 रन बनाकर आउट हो गई है। तो कौन किस तरह से खेला, हमाद सिद्दीकी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद भाई, वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में, क्या कहेंगे इस बड़े टोटल को, और उसके बोझ तले तो फिर मुखालिफ टीम ने दबना ही था। कैसी रही ओवरऑल परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड की, कहेंगे कि दोबारा फॉर्म में आ गई है? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपने कैप्रिकॉन का जिक्र किया, तो मैं भी कैप्रिकॉन। अरे वाह वाह, हमें पहले ही शक था, हमाद भाई पहले ही शक था कि आप इतने ज़हीन हैं तो कोई ना कोई चक्कर है। थैंक यू। इस्लामाबाद यूनाइटेड, हमने कहा था, देखें जब ऐसी टीम को आप दीवार से लगाते हैं तो वो कहते हैं ना दे हैव गॉट नथिंग टू लूज, तो फिर अपना एक्स फैक्टर लेकर आती है, अपनी एक्स गेम लेकर आती है। और कल आपने देख लिया कि थी इस्लामाबाद की ओपनिंग जोड़ी साहिबजादा फरहान और एलेक्स सेल्स और 150 रन 10 ओवर में आपने देखा 130 और अगले 10 में 130। तो कहीं आपको कराची किंग्स के बॉलर डोमिनेट करते हुए नहीं बल्कि स्ट्रगल ही करते हुए, मोस्टली बॉलर जो हैं वो 12 to 14 रन पर ओवर। अगर आप मीर हमजा के बॉलिंग एनालिसिस बोल रहे हैं, बाकी सब जो है वो 51, 58, 4 ओवर में अगर 60 रन कोई बॉलर दे रहा है तो उसका कोई कंट्रोल नहीं है, बैट्समैन उस पर हावी। और हमने देख लिया कि 251 बहुत बड़ा टोटल। और इसके जवाब में थोड़ी सी कोशिश मैं कहूंगा कि आगाज में डेविड वार्नर और टिम साइफर्ट ने की, लेकिन उसके बाद जो बैटिंग है मासवाए मीर हमजा के, जिन्होंने शादाब खान के बॉलिंग एनालिसिस खराब कर दिए, 5 आउट करना चाह रहे थे, उन्होंने लगा दी। लेकिन वैसे ओवरऑल अगर इस मैच का पूरा एनालिसिस किया जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री मैं कहूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की। और उन्होंने और हमाद भाई, हमें ऐसा लगा है कि दोबारा से इस्लामाबाद अपनी फॉर्म में आ गई है, तो आप फिर से क्या आप इस्लामाबाद का पलड़ा भारी देख रहे हैं? वैसे तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड मौजूद है, लेकिन कल की परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो लगता ये है कि फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ही जाएगी। जिस तरह से हम देख रहे थे, एलेक्स ने भी 28 रन जड़ दिए, फिर साहबजादा फरहान 73, मतलब एक अच्छी पार्टनरशिप रही और एक अच्छा खेल हमें देखने को मिला। तो क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनल में देख रहे हैं आप? फिर देखिए, अभी इतना टू अर्ली है, मैं कहूंगा कि हाँ, दोबारा से इन्होंने अपना वो गेम दिखा दिया कि हमारे अंदर ये सलाहियत है। देखिए, जब आपको पता है आपका पोटेंशियल इतना अच्छा है तो कंसिस्टेंसी बड़ी मैटर करती है। हम कहते हैं पहले 5 मैच लगातार जीते, फिर कुछ अनफॉर्चुनेट चीज होगी, कॉलिन मनरो बीमार हो गए, शादाब खान इंजर्ड हो गए, लेकिन उस दौरान उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक किया। लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब होने की वजह से उनकी वो जो विनिंग स्ट्रीक थी वो ब्रेक होती है। वो आपने मशहूर कहावत सुनी होगी खरगोश वाली, और स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो लगा कि अब तेज आगाज करने के बाद थोड़ा खरगोश की तरह सांस लेने के लिए रुके, लेकिन जब आंख खुली तो कहा पानी सर, चलो जी दोबारा रेस में हिस्सा लो। तो अगर आपने देखा परफॉर्मेंस और फिर क्वालिफाई के लिए क्वालिफाई कर लिया, तो शादाब खान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मैं कहूंगा कल उनकी बैटिंग और उनकी बॉलिंग और उनकी वो कैप्टनसी जो थी वो नजर आ रही थी कि वो पूरी तरह गेम में इन्वॉल्व है और वो डिलीवर। अच्छा, कंसिस्टेंसी समटाइम हम देखते हैं, हम इस इवेंट के अंदर, खैर ये तो हमारा अपना इवेंट है, इसके अंदर तो एक्सपेरिमेंट्स भी हो जाते हैं, कोई भूल चूक भी हो जाए तो उसमें गुंजाइश होती है दरगुजर करने की, लेकिन इंटरनेशनल इवेंट्स में हमारे पास ये मार्जिन नहीं होता, उससे हमारी जो क्रेडिबिलिटी है उसको बड़ा धचका पहुंचता है, हमारी साख को नुकसान पहुंचता है। तो ये कभी हमारे प्लेयर्स या जो लीड करने वाले खिलाड़ी हमारे कैप्टन्स हैं वो बहुत फॉर्म में होते हैं और वो परफॉर्मेंस नज़र भी आती है मैदान में। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि कल शादाब फॉर्म में थे, लेकिन ये हर बार ये परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो पाती? बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने किया है। ये ज्यादातर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें दोनों टीमों के नुमाइंदे आते हैं। कल कराची किंग्स के मैच के बाद रवि बोपारा उनके कोच आए, तो मेरा उनसे सवाल यही था कि आप मुख्तलिफ लीग जाके खेलते हैं, आप जो इमर्जिंग टैलेंट जो होता है उसको, अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान के इस इमर्जिंग टैलेंट को आप असेस करें तो क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, और अगर हैं तो उनकी गेम को मजीद नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की किसकी जिम्मेदारी? कोचेस की ऑब्वियस जिम्मेदारी, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या बेहतर किया जाए।
उनका एक सब पॉइंट था कि अब पाकिस्तान अपनी क्रिकेट में पिचेस का स्टैंडर्ड बेहतर करे, क्योंकि आप यहाँ के पिचेस पे बहुत अच्छा खेल के जाते हैं और जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं वहाँ एलियन कंडीशन होती है तो वहाँ स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। तो वो प्लेयर जो नजर आता है कि फुल ऑफ पोटेंशियल है, वो दूसरे मुल्क में जाके लगता है एट सी कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए नहीं हुआ। अच्छा हमें अपने जी हमने प्लेयर्स को आजमा लिया है। हमाद भाई, हमारे पास अगर पॉइंट्स टेबल की हम बात करें तो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर मौजूद है। सबसे पहले जो 10 मैचेस खेले गए उनमें कोयटा ग्लैडिएटर्स है जो कि 15 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। आप सुन पा रहे हैं हमाद भाई? हमाद भाई कोशिश करते हैं कि आप तक आवाज़ पहुँचे। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? अब आ रही है। जी। अच्छा हमाद भाई, पॉइंट्स टेबल की बात करी थी मैं कि सबसे पहले जो है वो 10-10 मैचेस खेलने के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स है जो कि 15 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। फिर 12 पॉइंट्स के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स भी तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिल के बड़े करीब होने के बावजूद लाहौर जो है, लाहौर कलंदर 11 पॉइंट्स के साथ सबसे आखिर में चौथे नंबर पर मौजूद हैं। आप फाइनल में किसको जाते हुए देख रहे हैं? किसकी परफॉर्मेंस अभी तक आप समझते हैं कि इस तरह की है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट पर काया पलट सकते हैं और फाइनल में आ सकते हैं? आखिरी मैच जो लाहौर कलंदर जीती है, एक तो और मजीद छोटा हो गया मैच, 13 ओवर्स का हो गया। उस मैच में आपको अगर नजर आएगा फखर जमान की परफॉर्मेंस और मोहम्मद नईम की जी, इन दोनों के पास पावर हिटिंग की सलाहियत है कि अगर वो क्लिक करते हैं तो वो मैच ही आपके हाथ से ले जाएंगे। और लाहौर कलंदर, आतिफ राना साहब को भी मीडिया बॉक्स में आए वो और हमसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी हुई। प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम से वो लेकर आए हैं नया बॉलर सलमान मिर्जा, और आपने आते साथ उसकी परफॉर्मेंस देख ली कि 4 आउट करते हैं 3 ओवर के मैच में। जब शॉर्टर फॉर्मेट हो जाता है तो बैट्समैन ज्यादा फ्रीली खेले, उसमें भी अगर आप 4 आउट कर रहे हैं तो स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ हिज टैलेंट। तो मैं कहूंगा कि लाहौर कलंदर अपने होम ग्राउंड में खेलने पहुंच चुकी है और आखिरी मैच जीत कर आई है, तो कॉन्फिडेंस है उनके पास। और जाहिर है जनाब मैच उनका होने जा रहा है अगेंस्ट कराची, तो ये देखना पड़ेगा। 8 राइवल्स हैं, दोनों बड़ी राइवलरी है, बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन वन जो है जिसको हम कह सकते हैं एक टीम के लिए फाइनल, सेमीफाइनल, और एक टीम को एक और मौका मिल जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो भी जीतेगी वो फाइनल में मिलेगी और जो हारेगी वो एलिमिनेटर्स की विनर के साथ खेलेगी, तो उसको एक और मौका मिलेगा। उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी मैचेस हैं, गलती की गुंजाइश नहीं है, संभल के खेलना होगा। हमारी दुआएं तो हैं ही टीम के साथ, लेकिन उन्हें परफॉर्मेंस भी देनी होगी। अच्छा, एशिया कप की अगर बात की जाए, जो कशीदगी चल रही है पाकिस्तान भारत के दरमियान, हमाद भाई आपको लगता है कि ये मैच हो पाएगा? क्योंकि इम्कानात तो यही हैं कि एक बार फिर से सियासत को लाया जाएगा खेल में भारत की तरफ से, गो कि उनके बोर्ड की तरफ से तो तरदीद की जा रही है कि जी ऐसा कोई इम्कान नहीं है, लेकिन खदशात तो बहरहाल रहते हैं। देखिए कितनी अच्छी सिचुएशन है और कितना जल्दी भारत एक्सपोज होने वाला है आपके सामने कि आईसीसी का अगर रोल है तो आईसीसी में जय शाह बैठे हैं जो कि इंडिया के इंटीरियर मिनिस्टर के बेटे हैं और करते हैं, और पाकिस्तान को पे अपनी टर्म्स जो है वो डिक्टेट करते हैं, जो अज़ाइम है वो पूरी तरह इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया, अब दुनिया को पता चल जाएगा कि ये इवेंट जो इंडिया में होने जा रहा है इसको किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया जाता है, पाकिस्तान को वेलकम किया जाता है। आप डिनाई नहीं कर सकते पाकिस्तान की प्रेजेंस को। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान हो कि पाकिस्तान न्यूट्रल वैल्यू पे खेले और पाकिस्तान फाइनल पे पहुंचे और फाइनल पे न्यूट्रल वैल्यू हो, तब सारी दुनिया को पता चलेगा कि उनके राइट्स अगर किसी कंट्री को दिए गए हैं तो वो अगर आपको सिक्योरिटी और कि भारत की तरफ से जो बयान भी सामने आ रहा है, बीसीसीआई के एहलकार का ये कहना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं, तो हम किसी भी ऐसी गेम में नहीं खेलेंगे जिसके चेयरमैन जो वो मोहसिन नकवी साहब हों, तो किसी ऐसी टीम के साथ हम नहीं खेलेंगे। क्या ये जवाज़ दुरुस्त है? खेल को नज़रअंदाज कर देना या खेल को सियासत का हिस्सा बना देना, क्या ये दुरुस्त है जो भारत का मौक़िफ़ है क्रिकेट को लेकर या बाकी गेम्स को लेकर? हम देखते हैं कशीदगी बॉर्डर्स पर होती है, प्लेयर्स के दरमियान नहीं होती है, डिफरेंट ममालिक के प्लेयर्स जो है वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं। तो ये जो मौक़िफ़ है, ये बयान है मोहसिन नकवी साहब के अगेंस्ट के, वो चेयरमैन है, इस वजह से पाकिस्तान के चेयरमैन होने की वजह से हम लोग नहीं खेलेंगे, दुरुस्त है? देखिए वो हम कहते हैं ना हमेशा से खेल को सियासत से दूर रखना पड़ता है। अगर थोड़ा सा 10 दिन पीछे चले जाएं तो हम एक और मुहावरे याद किए तो इस्तेमाल करने का बड़ा दिल कर रहा है कि वो खसियानी बिल्ली खंबा नोची। अब उनको जो मार पड़ी है पाकिस्तान की फौज से, तब वो अपनी वो कहते हैं ना कि एक गुस्सा निकालने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट आपको सुनाई दे रही है। मेरे ख्याल से लेट द वर्ल्ड डिसाइड कि जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या एशियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है,
अपने फैसले करने में बाइख्तियार है या अभी भी फैसले करने में बाइख्तियार है या आज़ाद है, ये पता लग जाएगा। खेल से खिलवाड़ कौन करता है दुनिया को पता तो पहले ही है, लेकिन अब भी क्या खामोशी इख्तियार की जाती है, ऐसे काम लिया जाता है, पैसे को तरजीह दी जाती है, या फिर इंसाफ में मबनी फैसला किया जाता है, जो कसूरवार है उसे सज़ा भी सुनाई जाती है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हमाद सिद्दीकी साहब। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, दीगर अहम इशूज़ अभी भी बाकी हैं जिनके ऊपर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए इस वक्त फ़लस्तीन पे होने वाले मज़ालिम की। दुनिया इस्राएली वज़ीर आज़म का गज़ा पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल संभालने का ऐलान सामने आ चुका है और खुलकर वो इजहार कर रहे हैं इस्राएली वज़ीर आज़म, और गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि इस्राएली फ़ौज गज़ा पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी यही बयान सामने आया था और उसके बाद फिर वो बैकफुट पे हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान शाहिद साहब, माहिर आलमी अमूर। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। उस्मान शाहिद साहब, इससे पहले अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी यही बयानिया था और वो भी यही चाहते थे कि इसराइल की जानिब से तमाम गज़ा की पट्टी को मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेने के बाद जो वहाँ की आवाम है, गज़ा के जो लोग हैं, उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो तो बयान से पीछे हटे हैं, शायद मसलतन वो पीछे हट गए हैं या फिर वो उनका डबल गेम है कि इजराइल को अगर अमेरिका की सपोर्ट हासिल ना हो तो इजराइल इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो कि पिछले 1 घंटे में अब तक किए गए हैं। और 30 फ़ज़ाई हमले हैं जिसके अंदर बहुत सारी शहादतें हो चुकी हैं। 30-39 के करीब बच्चे और जवान जो है 32 के करीब शहीद हो चुके हैं। आप क्या समझते हैं, इस बयान को किस तरह से लेंगे? जी बिल्कुल, जुमे वाले दिन ये स्पेशल ऑफेंस जो है उन्होंने लॉन्च करके तो ज़मीनी कार्रवाई जो है उसमें शिद्दत जो है लेके आ गए हैं। हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता का दौरा जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद ही ऑफेंस स्टार्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली एक पैसिव अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका और इजराइल के दरमियान, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि वो ऊपर से क्वाडकॉप्टर ड्रोन से हमला कर रहे हैं, नीचे आर्टिलरी जो है उससे अटैक कर रहे हैं और साथ में एरियल स्ट्राइक। तो एक ऐसी शिद्दत है जो हमने पिछले 19 माह से जारी इस बर्बरियत के अंदर नहीं देखी। और यहाँ पे फैक्ट्स कोट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। 18 मार्च को सीज फायर ब्रोक करने के बाद उन्होंने 2 महीने के अंदर 3000 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया, और 2 मार्च से लेके आज के दिन तक 11 महीने 77 डेज मुकम्मल नाकाबंदी है। एक कहत की सूरत हाल है, और जो आलमी दुनिया के आलमी जराइद और अखबारात कवरेज कर रहे हैं, होलनाक मनाजर नजर आ रहे हैं बच्चों को लेके, स्पेशली वहाँ के ऊपर बेबी फूड को वहाँ के ऊपर एंटर नहीं होने दिया जा रहा। इतनी होलनाकी और बर्बरियत है। जराए जो अपना क्या कहते हैं अजनास हैं वहाँ के ऊपर वो मुकम्मल ख़त्म हो चुके हैं, गोदाम खाली पड़े हैं, कम्युनिटी किचन गैर फाल हो चुके हैं, बेकरियाँ बंद हो चुकी हैं, वहाँ पे वाटर सप्लाई का इशू है, डिहाइड्रेशन है, मैल न्यूट्रिशन है वहाँ के ऊपर। तो मुझे लगता है एक बाकायदा तौर पे हथियार के तौर पे बुनियादी ज़रूरियात भी नहीं पहुँचने दी जा रही उस्मान साहब। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में इन मसाले में मज़ीद शिद्दत आ गई है। क्या ये यही बुखलाहट है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ नज़रअंदाज किया गया है नेतन्याहू को, उनकी पॉलिसीज़ को, और पहला जो अपना ऑफिशियल विज़िट है किसी बड़े मुल्क का उसका चुनाव सऊदी अरब किया गया, फिर कतर और यूएई, इस वजह से वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और मज़ालिम मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं फ़लस्तीनियों पे? जी डेफिनेटली, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप को हम एज नहीं दे सकते इस हवाले से, क्योंकि जुमे वाले दिन ही अमेरिका ने अपनी जो स्पेशल ऑफिस था पब्लिक अफेयर्स का फ़लस्तीनियों को लेके वो यरूशलेम में बंद कर दिया जिस दिन ये अटैक लॉन्च हुआ है फ्राइडे को। और वो जो है 2022 से स्टार्ट था वो जो सेंटर था, और वो वहाँ के ऊपर डिप्लोमेटिक चैनल के तौर पे काम करता था वेस्ट बैंक के लिए और गज़ा के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पे स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू एक मेमो जारी किया कि इसको बंद कर दिया जाए और इसको वहाँ पे यरूशलेम में कायम जो एम्बेसी है अमेरिका की उसमें जम कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल में एक अंडरस्टैंडिंग है दोनों एंड के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम दुनिया के साथ भी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि मिडल ईस्ट के अंदर जो भी विजिट करके आए हैं वो डाइल्यूट हो जाए उस तरीके से, और उन्होंने कॉन्शियसली जो है इजराइल को उस दौरे के अंदर शामिल नहीं किया। लेकिन पैसिवली हम देखते हैं कि उस्मान साहब उनकी जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से इजहार किया गया है कि अब्राहम अकॉर्ड को एक्सेप्ट कर लिया जाए, और अगर मुस्लिम उम्मा की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया जाता है जो कि सऊदी अरब या यूएई या कतर की जानिब से, तो वो उनको खुशी महसूस होगी, वो इस पर खुशी का इजहार करेंगे। इस तरह का बयान भी या इस तरह की ख्वाहिश का इजहार भी करना डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से, ये तो वाज़े मैसेज है कि वो आज भी फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर होने वाले मुज़ालिम उन्हें नज़र नहीं आ रहे हैं, वो आज भी इजराइल के साथ खड़े हैं और इजराइल की पुष्टपनाही कर रहे हैं, ढके छुपे अल्फाज में ही सही।
जी डेफिनेटली, बिल्कुल कोई शक नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हम पर्सनैलिटी को जानते हैं। एक ऐसा बंदा जो कि गैर रवायती सियासतदान है, और वो इंडिया को जिस तरीके से हजीमत का सामना करना पड़ा है, जिस तरह से वो यूक्रेन की उन्होंने क्लास ले ली थी, तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ठीक। यहाँ पे स्टेक्स उनके बहुत ज़्यादा हैं और उन पे प्रेशर बढ़ा है। हम देखते हैं कि अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी इसने, नेतन्याहू ने, कि जो उनके दोस्त हैं वहाँ पे कांग्रेस में बैठे हुए, वो कह रहे हैं आप रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। तो इसलिए हमने फैसला किया कि हम वहाँ पे जो ज़रूरी इमदाद है, एटलीस्ट खुराक की हद तक, उसको जो है जाने देंगे, जबकि यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि इट्स ए ड्रॉप इन एन ओशन। तो एक ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर अमेरिका से ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है फ्रांस, कनाडा और ठीक। यूके, जिन्होंने अभी हालिया कहा है कि अगर इसी को कंटिन्यू किया जाता है तो हम टारगेटेड सैंक्शंस लगा बिल्कुल, देंगे। पूरी दुनिया में इस वक्त आवाज़ उठाई जा रही है, सिवाय इजराइल इसके बराह रास्त मुलव्वस है मजाले में, और अमेरिका जो है उसकी पुष्ट पनाही कर रहा है। बहुत शुक्रिया उस्मान शाही साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक लेते हैं, दीगर इश्यूज़ पे बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात कर लेते हैं बढ़ती हुई गर्मी की, जिसके बायस बहुत सारी जो जिल्द के अमराज हैं वो जन्म ले लेते हैं, खासतौर पे कराची में। बिल्कुल, कराची में तो क्योंकि बहुत ज़्यादा वेदर ऐसा है और गर्मी की शिद्दत भी वहाँ पर ज़्यादा है, फिर उसमें हीट वेव बहुत ज़्यादा होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, नमी का एलिमेंट भी तो है ना, बिल्कुल, उसकी वजह से ये अमराज मजीद बढ़ जाते हैं। तो गर्मियों के मौसम में अस्पताल में यौमिया मरीजों की जो नाज़रीन तादाद है वो 20% बढ़ चुकी है। तो ये इतनी तादाद बढ़ चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहबा, डॉक्टर मारून रियाज खान साहबा, माहिर अमराज से जल्द। आपको वेलकम करेंगे डॉक्टर साहबा। ख़ासतौर पे कराची के जो लोग हैं उसको हम फोकस करेंगे, और फिर जो बाकी इलाकों में लोग उससे मुतासर हो रहे हैं जल्दी अमराज से, वो भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे 3-4 फॉर्म्स हैं, जिसमें फंगल है, बैक्टीरियल है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है, स्कैबीज, एक्जिमा, गर्मी दाने। किस तरह बचा जाए इसमें? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल जाहिर है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं और इसके मरीज़ जो हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। तो इसकी बेसिकली वजह जो है वो कराची के अंदर तो जर्नली ये है कि हमारे पास ह्यूमिडिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, कराची के वेदर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, उसकी वजह से ये है कि जो ये एक परफेक्ट कंडीशन है फॉर बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स टू ग्रो। ठीक है, तो ज़्यादातर ये इन्फेक्शंस उन एरियाज़ में होती हैं जहाँ पे आपकी बॉडी में हवा का गुजर नहीं हो सकता, जिस तरह आपके बॉडी के जो फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह आपके अंडर आर्म्स हो गए, अंडर लेग्स हो गए, आपके ग्रॉइन रीजन हो गया, उंगलियों के दरमियान की जगह हो गई, ये इन्फेक्शंस उन जगहों पे ज़्यादा जो है वो फैलती हैं। इसमें इसके अलावा ये भी एक रीज़न होती है कि जिस तरह अगर हम देखें कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम एक तो ये होता है, एक रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा हम अपनी क्लीनिनेस का ख्याल नहीं रख रहे, और एक रीज़न ये है कि हम ओवर बहुत ज़्यादा ही ख्याल रख रहे हैं। तो अगर हम बहुत ही ज़्यादा ही ख्याल रख रहे हैं, उसमें यह होता है कि हम बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से स्किन की अपर लेयर जो है वो ड्राई हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और उसके ऊपर जो है वो बैक्टीरिया और पैरासाइट्स जो है वो ईजीली अटैक कर सकते हैं। और दूसरी रीज़न ये होती है कि हम अगर उसका ख्याल नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं कर रहे, तो उसमें भी आपकी स्किन जो है वो जाहिर है उसके अंदर ओवर द लॉन्ग एक्सपोजर जब है, तो वो उसके बाद वो उसको जाहिर है वो उसमें इतनी ज़्यादा अटैक करेगा। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो हम पहले इन सारे जो मर्ज हैं, जो जिल्द के अमराज हैं, इनके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनकी ट्रीटमेंट के ऊपर आ जाते हैं और इनसे बचाव किस तरह से मुमकिन है। आपने फंगल और बैक्टीरियल पैरासाइटिक जो इन्फेक्शन है उनकी बात कर ली है, फिर उसके बाद स्कैबीज है या एक्जिमा है या गर्मी दाने हैं, ये भी इन्हीं वजूहात की बिना पर ज़्यादा जन्म लेते हैं, जिस तरह से आपने कहा ह्यूमिडिटी की वजह से। जो आपके एक्जिमा है वो तो अगेन मैंने बताया कि जिस तरह अगर ओवर हम स्किन को वॉश करें हार्श केमिकल से, तो वो ड्राइनेस की वजह से हो रहा है। ओके, ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ती है, सोप्स या बहुत ज़्यादा आप शैम्पूज या डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, तो एक्जिमा ये आपका ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। समटाइम किसी की स्किन नेचुरली भी ड्राई होती है, हाँ, उनको चांसेस ज़्यादा होंगे। एक्जिमा बेसिकली वही है कि जिन लोगों की ज़्यादा स्किन ड्राई होती है, ठीक है, तो अगर हम जब इस मौसम में इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो उससे मज़ीद ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से आपको वो प्रॉब्लम करती है। फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ह्यूमिडिटी की वजह से ज़्यादा होती है, उसमें ये है कि उसमें आपको अपनी जो है क्लीनिनेस का ख्याल रखना चाहिए। और जो स्केबीज है वो बेसिकली क्योंकि बेसिकली ये पैरासाइट होता है और बरो लाइक इसकी जो है वो आपकी स्किन के अंदर ऐसा लगता है जिस तरह स्किन पे उभार बन जाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये होता है कि ये माइट्स होते हैं जो कि स्किन के अंदर आपकी इन्वेड कर जाते हैं, और ये आपकी इसके लिए आपको ओरल ट्रीटमेंट भी लेनी ज़रूरी होती है। डॉक्टर से मशवरा बहुत ज़रूरी है कि वो आपको प्रॉपर्ली गाइड करे, आपके अकॉर्डिंगली डोजेज को गाइड करे,
क्योंकि वो पैरासाइट आपके ब्लड से तब खत्म अच्छा, ये स्कैबीज होते किस तरह के हैं? आपकी स्किन के ऊपर आपने कहा उभार सा फील होता है, छोटे छोटे होते हैं फेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर भी बन सकते हैं, या फिर बड़े एक्नी नुमा होते हैं? किस तरह से? एक्नी नुमा नहीं होते, बरो लाइक होते हैं, जिस तरह दरदरापन पड़ जाता है हल्के हल्के, उस तरह वो पड़ जाते हैं और ऊपर से उभार होते हैं उनके अंदर, ठीक है, हाइव्स टाइप से फील होते हैं। जिस तरह कोई जहरीली चीज काट ले तो स्वेलिंग सी हो जाती है। हाँ, वैसे छोटे छोटे वो बन जाते हैं और उसके अंदर आपको प्रॉपर्ली वो फील होते हैं, हो लाइक अपीयरेंसेस होती है और वो उसमें आपको एग्जैक्टली अपीयरेंस से पता लगता है कि ये आपको स्केबीज का इशू। और जिस ये एक बंदे को अगर घर में हो रहा है स्केबीज, तो ये लाजमी है कि बाकी भी लोगों को ऑलमोस्ट उसको स्प्रेड होगा, क्योंकि वो ये स्प्रेड के साथ फैलता है। इसमें आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो है वो एक तो एंटी माइट या एंटी पैरासिटिक जो है वो मेडिसिन लें, साथ में इसके लोशंस वगैरह होते हैं स्केबियन के और डिफरेंट, वो जो कि आपके बेसिकली बॉडी के ऊपर आपने लगाने होते हैं एप्लीकेशन। इसमें आपने सल्फर वाटर से जो है अपनी बॉडी को वॉश करना होता है। उन चीज़ों के साथ ये है कि ये कम हो जाते हैं और इसको जितनी जल्दी ट्रीट कर लेंगे उतना ज़्यादा स्किन को डैमेज नहीं करेगी, वरना अदरवाइज ये फैलती चली जाती है और बाकी आपसे दूसरों को लगने के भी चांसेस होते हैं। अच्छा, आपने कहा कि गर्मी के अंदर हाँ, इसमें बेडशीट, टॉवल, अपना जो आपका पिलो केस है, जो कपड़े हैं, ये चीज़ें जितने अरसे जो भी बंदा इस चीज़ से एक्सपोज है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इसको प्रॉपरली हर चीज़ को सैनिटाइज करे, इवन बॉयल कर ले तो बेहतर है कि ताकि वो उस चीज़ के अंदर से वो रिमूव हो जाए और ताकि दूसरों तक भी स्प्रेड ना हो। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो चीज़ ये कि आपने कहा कि ज़्यादा अगर आप केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और बार बार अपने आप को आप नहा रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, अपनी बॉडी को उन्हीं केमिकल्स के साथ ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा नुकसानदेह आपके लिए, वो भी आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि बेसिकली आपकी जो स्किन, आपकी स्किन से देखें पसीना उस वक्त निकलता है कि बॉडी एक ये इमरजेंसी प्रोसीजर है बॉडी को कूल डाउन करने के लिए। तो जब हम हार्श केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं वो सारा आपका एपिडर्मल लेयर का जो मॉइस्चर है वो रिमूव कर रहा है। तो फिर क्या किया जाए? कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है? आप कह रही थी कि बेबी जो ऑयल्स हैं या बेबी शैम्पूज हैं, माइल्ड किस्म की चीज़ें हैं, वो बेबी शैम्पूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेबी सोप्स का यूज़ कर सकते हैं एंड और इसके अंदर आपके पास बहुत सारे नॉन केमिकल जो हैं वो मेडिकेटेड सोप्स एंड शैम्पूज भी आते हैं जो कि आपकी स्किन की सल्फर जो सरफेस है उसको ज़्यादा ड्राई और डिहाइड्रेट नहीं करते। और इसके साथ साथ हमने अपना जो है हाइड्रेशन कंटेंट बहुत अच्छा रखना है कि हम अपनी जो है वाटर इनटेक अच्छा रखें। दूसरा ये कि हमें लगता है कि गर्मियाँ आ गई हैं, ऑलरेडी मुंह पे इतना पसीना आ रहा है, बॉडी पे इतना पसीना आ रहा है, तो हमें मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। गर्मियों में भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि क्योंकि आपकी बॉडी हाइड्रेशन के लिए ही तो ज़्यादा पसीना निकाल रही है। अगर बॉडी की अपर लेयर हाइड्रेटेड होगी तो फिर उतना ज़्यादा पसीना आपको नहीं आएगा जितना बॉडी अदरवाइज एक्सक्रीट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम एक बार फिर से जानना चाहें कि 20% मरीज बढ़ गए हैं तो क्या क्या गलतियां हो रही हैं? एक तो आप बता रही हैं कि एहतियात ना होने से एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रही है इन्फेक्शन, और क्या क्या है? एक्सपोजर है, आलूदगी है, डायरेक्टली सनलाइट का सामना है? हाँ, एक्सपोजर है, आलूदगी है, और ऐसा है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आप बाहर से आए हैं तो बेहतर है कि अगर आप पूरी बॉडी को प्रॉपर्ली वॉश कर लें पानी से, सिंपल पानी से, क्योंकि बेसिकली जो है पसीना क्या है, नमकियात हैं बेसिकली आपकी बॉडी से जो निकल रही हैं, तो वो एक लेयर आपकी स्किन के ऊपर लीव कर जाती है। तो अगर वो खाली लेयर ही वॉश ऑफ हो जाए तो वो आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगी। आप देखें कि नॉर्मली भी, वरना वो स्किन को गलाने के लिए आप देखें कभी भी कोई भी चीज़ अगर हमने सॉल्ट बेस यूज़ करनी होती है तो उसका मकसद होता है जिल्द को सॉफ्ट करना। सॉफ्ट करेगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि ज़्यादा चीज़ों की अब्जॉर्प्शन हो सकेगी, यानी जितना पोल्यूटेंट या जितना डर्ट या जितने पार्टिकल्स हैं उनकी आपकी जिल्द के अंदर। आप अभी बता रही हैं कि सिर्फ पानी से वॉश कर लें, अगर पानी ही आलूदा है, अनफॉर्चुनेटली कराची में आपको पता है खारा पानी है या फिर टैंकर्स का पानी है, वो पानी आलूदा है तो उससे तो मजीद डैमेज होगी इसकी। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं जो कि माइल्ड डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, वो आप अपनी डॉक्टर के साथ मशवरा करके वो प्रॉपर्ली उन पानी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी मिस्ट्स होती हैं जो कि अगर आप नहा ली हैं तो उसके बाद बॉडी के ऊपर अप्लाई कर लें, वो भी जो है वो इन्फेक्शन दूर से देगी। जाते जाते एक और चीज़ भी बताते जाएगा कि डाइट का कितना अमल दखल है इसके अंदर कि इससे बचा जा सकता है, क्योंकि हम गर्मियों के अंदर देखते हैं कि हम मशरूबात मीठे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए, डिहाइड्रेट रखना खुद को, और फिर रिफ्रेशिंग फूड्स लेना या इस तरह के ऑयल में तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम करना, क्या हमें बचा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये प्रिवेंट भी करता है, और ये क्योंकि बॉडी आपकी जब हीट अप नहीं होगी तो ज़्यादा आपकी एक्सक्रीशंस नहीं होंगी, तो लाइट फूड्स जो हैं वो इसमें हेल्प
करते हैं। योगर्ट जो है वो वैसे ही एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है, वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो जिस तरह मशरूबात हैं, लेकिन ईशान में ये प्रॉब्लम है कि मशरूबात आपको इस चीज़ के अंदर नुकसान भी देते हैं कि हम अगर उनमें बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करें, मीठा कम भी है जो है वो बेसिकली वैसे भी अगर हम खाने के असरात आपके चेहरे पे नजर आएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर मारू हमारे साथ मौजूद थी। उम्मीद करते हैं इन चीज़ों पे अमल कीजिए, अपने स्किन को बताइए और दूसरों को लगने से बचाने के लिए आपको एहतियात करने होंगे। दुरुस्त है। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आपका हिम्मत जाएगा। दीगर अहम इश्यूज अभी भी बाकी हैं, स्टे विद अस। एक बार फिर से नाज़रीन आपको कहेंगे खुशामदीद, गुड मॉर्निंग। और बजट की आमद है, आपके इल्म में है जून का महीना आता है तो उससे पहले ही बजट की तैयारी शुरू हो जाती है और खदशात शुरू हो जाते हैं कि जी इस बार किस तरह से आवाम का कुछ उम्र निकाला जाएगा। बिल्कुल जी, ये भी उम्मीद होती है कि बजट में रिलीफ मिलेगी शायद आवाम को, कीमतें कुछ कम होंगी, तो ये नहीं कि आप बड़ा पॉजिटिव सोचती हैं। मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, लेकिन हमेशा जो हुकूमत है वो मेरी उम्मीदों के बरक्स जो है वो इकदाम करती है और हमेशा की तरह बजट जो है उसमें एक सैलाब आता है महंगाई का, जो कि आवाम के लिए फिर बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाता है। हमारे साथ भी इस वक्त मेहमान मौजूद हैं, हम उन्हीं से हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत। आपको वेलकम कहेंगे हारून साहब। तो इस बार कितना डरना चाहिए आवाम को, किस किस सेक्टर में क्या होने जा रहा है, क्या महंगा होने जा रहा है और क्या कुछ सस्ता भी होगा, या फिर कोई पॉजिटिविटी की भी उम्मीद रखें हम? ये बजट एक्चुअली जो है वो इटसेल्फ तो वो हमारी हुकूमत की पॉलिसीज जो होती हैं प्रायोरिटी उसकी रिफ्लेक्शन है। देखिए ना, पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए हम जो फाइनेंशियल एलोकेशंस करते हैं मुख्तलिफ अपने अहदाफ पे, मुझे कुछ इतना फर्क दिखाई नहीं देता इस वक्त जो बजट आ रहा है उस पिछले में। कुछ चीजें बड़ी क्लियर हैं, जैसे हमारा कुछ 6% के आसपास डिफेंस पे खर्चा बढ़ने की जरूरत है, तो वो उस तरफ पैसा जाएगा। कुछ टैक्सेशन में सैलरीड क्लास को छूट देने की बात की जा रही है। किस क्लास जो को? लोअर सॉरी लिमिट है सैलरीड क्लास, ठीक है, मुलाजमत पेशा क्लास को, कि वो जो उनकी एक लिमिट थी कि 6 लाख के ऊपर टैक्स लगता था, शायद उसको 10 कर दिया जाए ताकि कुछ और लोग टैक्स ना पे करें। तो अच्छी बात इसके अलावा स्लैब भी उनका कोई 2.5% कम करने की बात की जा रही है, तो वहां पर रिलीफ दिखाई देती है। ये रिलीफ कहां से आ रही है? ये जो हुकूमत ने शरह सूद घटाई है, क्योंकि हमारा आधा बजट तो कर्ज देने में जाता है, तो उसकी जो बचत है उसको पास ऑन किया जाएगा। लेकिन कोई मेजर तब्दीलियां मुझे नहीं दिखाई दे रही कि जहां पर हेल्थ पर, एजुकेशन पर, स्किल्स डेवलपमेंट पर, यंग लोगों को रोजगार फराहम करने पर। अच्छा, तो इसकी क्या वजह है हारून शरीफ साहब? आप कह रहे हैं कि प्रायोरिटी जो होती है गवर्नमेंट की वही हमें बजट के अंदर नजर आती है, तो क्या प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर हुकूमत के ये तमाम अहदाफ नहीं है, ये तमाम सेक्टर्स नहीं है जिनके ऊपर ज़रूरत थी कुछ छूट देने की, रिलीफ देने की, या इनको मजीद फ्लरिश करने की? जी देखिए, ये हुकूमत के रडार पर हैं लेकिन उनकी तरजीह नहीं है। देखिए, तरजीह अगर होती तो वो अपने हुकूमत के अखराजात कम करते और इन सेक्टर्स में लोगों पे लगाते। हुकूमत के अखराजात बिल्कुल पिछले 3 बरस में कम नहीं हुए, बल्कि कुछ बढ़ते ही दिखाई देते हैं। दूसरी चीज ये है कि या इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही हो कि वेल्थ क्रिएशन हो रही हो और आपकी जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो सब्सटेंशियली बढ़ जाए और फिस्कल स्पेस आ जाए। अब कर्ज लेने की मजीद तो इस्तात है नहीं, फिर भी हम लिए जा रहे हैं, तो के ऊपर तो कौमें डेवलप नहीं किया करती। अच्छा हारून साहब, ये बताएगा कि हम ज़री मुल्क हैं, एग्रीकल्चर के हवाले से क्या इस्लाहात इस बार तवक्को की जा सकती है, होना क्या चाहिए वो भी बताएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर, लोग गाड़ियों में भी दिलचस्पी रखते हैं, हर बार वो महंगी से महंगी तर होती जाती हैं, और रियल स्टेट के अंदर क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत सी सनतें उससे वाबस्ता हैं, तो इन सेक्टर्स के अंदर क्या तब्दीलियाँ, कोई अच्छी पेशरफ्त मुतवक्की है इस बार? जी, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के ऊपर मुझे बताया गया है कि कुछ आपको रिलीफ मिलेगी। कैपिटल गेन टैक्स के अंदर कमी दिखाई दे रही है, एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी थी उस पर भी कुछ कमी करेंगे ताकि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का सेक्टर बढ़े और कुछ लोगों को मजदूरी मिल सके और कुछ मूवमेंट हो कंस्ट्रक्ट घरों के लिए। जहां तक आपने बाकी बात की है ज़राअत की, देखिए ज़राअत का जो सेक्टर है उसको अगर हम डिवाइड करें, हमारा ज्यादातर इन्हिसार क्रॉप्स पर है। क्रॉप्स का सीजन से ताल्लुक होता है,
सीजन में आजकल क्लाइमेट को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। दुआ करता हूँ कि हमारी जो 3 बड़ी क्रॉप्स हैं, कपास है, गंदम है, चावल है, उसकी अच्छी क्रॉप होगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो 4.4% ऑफ जीडीपी ये रख रहे हैं शायद मीट जाए। चैलेंज ये है कि हम इन्वेस्टमेंट करके क्रॉप्स में वैल्यू ऐड करें और उनसे चीजें बना के एक्सपोर्ट करें, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसकी अभी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, हारून शरीफ साहब ये भी थोड़ा सा बताएगा कि क्योंकि IMF के साथ अभी मुज़ाकरात होने हैं बजट के हवाले से, दूसरा मरहला अभी शुरू हुआ है और ये लगभग जाएगा 23 मई तक और 2 जून तक भी जो है वो बजट पेश होना है, तो उससे पहले तक ये मराहल जो है वो जारी रहेंगे। आपको लगता है कि हम अहदाफ पूरे करने में कामयाब रहे हैं और फिर FBR को इसके लिए जो कि रिलीफ दिए जाने का प्लान है गवर्नमेंट का, उसके लिए एग्री कर पाएंगे और वही जो रिलीफ गवर्नमेंट ने सोच रखा है वो आवाम तक पहुंच पाएगा? ये देखिए, तकरीबन 14 ट्रिलियन रुपए के टारगेट की बात हो रही है, 14.3, जो कि पिछली दफा से कोई 15-20% ज्यादा है। अब ये हम करंट टैक्स पेयर्स हैं और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनके ऊपर तो अब मजीद बोझ डालने की बिल्कुल भी जगह ही नहीं है जी। अब जो चीजें IMF ने पिछले 6 माह पहले जो एग्री कराई थी, एक ज़रई इनकम टैक्स और एक ट्रेडर्स पर इनकम टैक्स, अगर तो वो इम्प्लीमेंट कुछ हो जाता है सूबों के लेवल पे फिर तो कुछ पैसा आएगा जी। एक्सक्यूज मी, अदरवाइज मुझे यही दिखाई देता है कि ये हम GDP ग्रोथ की जो हमारी टारगेट था 3.3, इस दफा 2.5% पर IMF ने कहा है कि होगा, ये बहुत कम है और हमें सोचने की जरूरत है कि अगर हमने डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटीज अवाम को देनी है तो GDP ग्रोथ की तरफ तवज्जो देना जरूरी है, ठीक है, ताकि वो होंगे तो अपॉर्चुनिटी। अच्छा हारून साहब, पिछली बार हमने देखा कि नॉन फाइलर्स के खिलाफ जो है एक्शन लिए गए, उनके गिर्द घेरा तंग किया गया, अहदाफ किस हद तक पूरे हो गए और इस बार क्या कोई इजाफी इकदाम भी किए जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में लाए जा सकें? और सरकारी मुलाजमीन के हवाले से क्या खुशखबरी है, कितनी इस बार बढ़ाई, उसमें बेहतरी या इजाफा किया जाएगा पेंशन सैलरीज के अंदर? देखिए, हमारे पेंशन्स का बिल तो सैलरीज के बिल से ज्यादा हो चुका है, तो आई डोंट सी कि पेंशन्स के अंदर कुछ इजाफा हो पाएगा। हाँ, सरकारी मुलाजमीन को इन्फ्लेशन गिर गई है, उसके मुताबिक कुछ एडजस्टमेंट देनी चाहिए, लेकिन वो जो ओवरऑल सैलरीड क्लास को छूट मिलेगी वो सरकारी मुलाजमीन को भी मिलेगी, क्योंकि उनका भी टैक्स रेट कम होगा, उनका भी जो लोअर तबका है उसको मिलेगा। लेकिन मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि बजट की माइंडसेट 2 तरह के हैं, एक है रिलीफ देना, एक है लोगों के लिए परमानेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। हमें अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है, क्योंकि रिलीफ हुकूमत नहीं दे सकती जिस हुकूमत का डे 1 के ऊपर 70-80% जो बजट है वो पहले ही बुक्ड होता है, तो बहुत थोड़ा रूम प्ले करने का। तो हमें तो ऐसी पॉलिसीज में इन्वेस्ट करना है, IT है, लोगों को घर बैठ के काम करना है, ई-कॉमर्स है, स्किल्स देनी है ताकि लोग कमाएं और टैक्स दें, बजाय इसके कि हम उनको कहें कि अच्छा तुम्हारा बोझ कम कर दे। ये सस्टेनेबल तो शरीफ साहब, आप जॉब्स क्रिएट करने की बात करें, हम देख रहे हैं कि हम एक सनती मुल्क भी हैं और हमारी सनतें ज़्यादातर जो बड़ी सनतें वो बंद पड़ी हुई हैं, क्या उनको भी कोई रिलीफ दिया जाएगा कि जो उनके मालिकान हैं उनको दोबारा से बहाल कर सकें या उनको दोबारा से शुरू किया जा सके, जॉब भी उसी से क्रिएट हो जाएंगी? देखिए, हमारे मुल्क के अंदर जॉब क्रिएशन जो है वो सनती शोबे की और सर्विसेज के शोबे की एक्सपेंशन से लिंक्ड है, ना कि वो अपने कारोबार को कम करें। वहां पर ह्यूज इंसेंटिव्स देने की जरूरत है ताकि लोग, नौजवान जो है वो एक प्रोडक्टिव सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें। मुझे अभी कुछ पॉलिसी ऐसी नहीं दिखाई देती जिसको बजट फाइनेंस कर सके। इनफैक्ट जो हमारा फेडरल डेवलपमेंट बजट है PSDP, उसकी डिमांड तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए थी, जो कि 921 अरब उनको एलोकेट किया गया है, आधे से कम। तो डेवलपमेंट पे खर्चा जो है कम होगा, लेकिन ज्यादा जरूरी है क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट। अगर उस खर्चे से हम बना देते हैं और पुल बना देते हैं तो उसका इतना फायदा नहीं है। अगर हम स्किल्स पे लगाते हैं,
हेल्थ पे लगाते हैं, इंडस्ट्री एक्सपेंशन पे लगाते हैं, तो वो फायदेमंद होगा। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अहम है कि वो एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, कम से कम जो हमारी ऐसी प्रोडक्ट्स जिसका हम अभी कुछ रोज़ पहले फॉक्स न्यूज़ पे देख रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप भी तस्करा कर रहे थे कि बड़ी ज़बरदस्त कौम है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो और कुछ नहीं तो कम से कम हमारे जो ज़राअत से मुतल्लिक चीज़ें हैं, हमारे मसाला जात हैं, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसमें तो बेहतरी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कोई इनिशिएटिव्स इस बार बेहतर आपको दिखाई देते हैं ताकि इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जाए, उसके अंदर कमी लाई जाए? जी, हमारी असल मसला ही ये है कि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। इस वक्त जो जरूरत है टॉप की, एक मोमेंट आया हुआ है। पाकिस्तान की कौम यूनाइटेड है। दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना अच्छा कर लेता है, भले दफा में किया हो लेकिन हमने डेमोन्स्ट्रेट किया। इस वक्त अपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड और जो हमारे कंपैरेटिव एडवांटेज के सेक्टर्स हैं, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स, उसमें भरपूर अंदाज में एक पूरी की पूरी गेम प्लान बनाने की जरूरत है जल्द से जल्द, ताकि जो वेस्ट मार्केट्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को पॉजिटिवली देख रहे हैं, उनको हम कैप्चर कर सकें। और डेवलपिंग कंट्रीज में भी खासतौर पे डिफेंस प्रोडक्शन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चीन के साथ मिलके। लेकिन ये सब करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को सामने लाना पड़ेगा, स्टेट का लाना पड़ेगा। वो मुझे जो है अल्लाह करे कि अगले दिनों में दिखे, अभी नहीं दिखता। उसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कुछ कम नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ भी जाएगा और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को एक नया बूस्ट मिलेगा। इस बजट के साथ भी तमाम इंडस्ट्रीज जो फ्लरिश करेंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मईशत, और जिस तरह से बता रहे थे, अपनी राय दे रहे थे कि आने वाले दिनों में जो बजट है वो आप आवाम फ्रेंडली बजट भी कह सकते हैं। बहुत सारे जो शोबे हैं उनके अंदर रिलीफ का इम्कान मौजूद है। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान एक ज़रिए मुल्क है, नाज़रीन आप सब जानते हैं। इससे पहले हमारे साथ मौजूद थे हारून शरीफ साहब। हारून शरीफ साहब का बहुत शुक्रिया। मुल्क की अक्सरियत का जो ज़रिया है वो माश ही है, लेकिन ज़राअत का शोबा अब कई मुश्किलात का शिकार है। किसान बिरादरी हमारी नालाएँ दिखाई देती है। वो कहते हैं कि जी हमें लूप में लिया ही नहीं जाता, हमारे से मशवरा नहीं किया जाता, हमारे लिए ऐसी पॉलिसीज़ नहीं लाई जाती जिससे आसानी पैदा हो, तो उन्हें भी नाराज़ नहीं करना होगा। गंदम की खरीदारी ना किया जाना, बजट जो है वो बढ़ा दिया जाना, खेत अगर सरसब्ज होंगे, लहलहाएंगे, तो ही जो मुल्क की तरक्की है वो इसके साथ जुड़ी हुई है और मुल्क तरक्की करेगा। हमारे नुमाइंदे गौहर अली किसान इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी राना ज़फ़र ताहिर के साथ मौजूद हैं, तो गौहर अली से जानते हैं कि उनकी क्या तवक्कुआत हैं इस बजट से। जी हाँ, जी बिल्कुल, बजट की आमद है और बजट में किसानों को क्या तवक्कुआत वाबस्ता है, इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है किसान इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी राना ज़फ़र ताहिर। राना साहब, इस बजट में किसानों को क्या तवक्कुआत है हुकूमत से? जी बहुत शुक्रिया गौर साहब और आपके चैनल का भी। किसान को इस बजट में तवक्कुआत जो हैं वो बिल्कुल हुकूमत से ना होने के बराबर हैं। ये हमारे खेत खलियान आपको बता रहे हैं हुकूमती कारकर्दगी और किसान की मेहनत, कि किसान ने मेहनत करके जो कुछ हासिल किया उसके अखराजात पूरे नहीं हुए। हमारी पिछली 4 फसलें रुल चुकी हैं। अब मकई, खेत वीरान पड़े हैं। आपके सामने खेत आप चेक कर लें, ये खेत है हमारे और ये हमारा ज़मींदार सारा रुल रहा है। ना आप देखें गंदम का रेट मिला, ना इससे पहले चावल का रेट मिला, ना उससे पहले तिल का रेट मिला, ना उससे पहले वाली मकई का रेट मिला। अभी दोबारा फिर मकई आने वाली है और आप देख लेना रेट 2000 से नीचे होगा। जब कोई किसान पॉलिसी नहीं ना बनाई जाएगी और किसान को फसल के रेट सही माने में तय नहीं किए जाएंगे, उस वक्त जब फसल लगती है उस वक्त तक आप ज़राअत को किसी सूरत तरक्की नहीं दे सकते। ज़राअत को तरक्की देने का सिर्फ एक ही रास्ता है और एक ही तरीका है कि आप ज़राई पॉलिसी बनाएं। ये खेत कैसे सरसब्ज और शादाब होंगे? सबसे पहले हुक्मरान की जब नीयत ठीक होगी, आप देखें कि खेतों से जो कुछ निकल रहा है उसका रेट नहीं मिल रहा, जो खेतों में डाल रहा है वो बहुत महंगा है। अब बजट में क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? हम बजट में सिर्फ हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप किसान को एक तो पॉलिसी दे दें कि क्या तरीक़ाकार होगा काम करने का, कैसे आप ज़राअत को प्रमोट करेंगे, कैसे आप ज़राअत को ऊंची उड़ान पर लेके जाएंगे। एक तो ये तय कर दें। दूसरा, इनपुट सस्ती करें। अगर आप खाद हमें दे दें 1000-1200 रुपये की बोरी, आप हमें DAP दे दें 2000 रुपये की बोरी, आप हमें पानी दे दें 5 रुपये का यूनिट, तो हम आपको ये सारी चीज़ें करके देने के लिए तैयार हैं।
सस्ती हम गंदम बेचेंगे, सस्ता हम बाकी जो फसलें हैं वो बेचेंगे, सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। अगर इनपुट हुकूमत महंगी कर दे, जो बहुत ज़्यादा महंगी हों और किसान की पहुंच से दूर हों, और आप फसलों का रेट ना दें, तो इससे बड़ी और ज़्यादती और किसान दुश्मनी क्या हो सकती है। जी बिल्कुल, राना ज़फ़र ताहिर का कहना है कि बजट में किसान दोषी बनाए जाएं, ज़रूरी मदाखिल जो हैं उनकी कीमत में कमी करने का ऐलान किया जाए। जी तो किसानों के मुतालबा सामने आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया गौरली, और देखते हैं कि इसकी सुनवाई होती है नहीं। आप भी कोई मुतालबा कर दीजिए। बिल्कुल, मौका अच्छा है। मैं खवातीन की तरफ से मुतालबा करना चाह रही हूँ, क्योंकि अब ये बजट के अंदर खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि खवातीन का जो मेकअप है, जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी की सारी महंगी हो रही हैं और उनके ऊपर अब वैसे अगर ऐसा हो गया तो ये तो बड़ा जुल्म होगा मर्दों पे। बिल्कुल खवातीन के साथ जुल्म है, और जुल्म होगा ना, मेकअप महंगा हो जाएगा तो मर्दों की जेब पर भारी पड़ेगा। असल वजह ये है, तो मर्दों को ज्यादा तकलीफ हो रही है। देखे ना, ये तकलीफ के साथ साथ देखे ना कि कितना बड़ा जुल्म होगा अगर बगैर मेकअप की खवातीन आ गई। अच्छा, वैसे खवातीन भी मर्दों को बगैर मेकअप के बर्दाश्त करती हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जुनैद, तो इसलिए चले हमारा फोकस इस पर गवर्नमेंट पे होना चाहिए। अच्छा, हम खवातीन की राय जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में, जो आने वाला बजट है वो कितना बजट आवाम के लिए फ्रेंडली समझ रहे हैं, स्पेशली खवातीन की प्रोडक्ट्स के ऊपर वो कितना रिलीफ समझ रहे हैं कि मिल सकता है। जाहिर सी बात है, अगर मेकअप महंगा हो जाएगा तो स्कूल जाने वाली लड़कियां या कॉलेज जाने वाली, यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियां जॉब जो करती हैं वो लड़कियां करेंगी क्या? अपने लिए पैसे बचाएंगी या फिर घर पे देंगी या मेकअप खरीदेंगी? मेकअप के हवाले से यही कि खुदारा मेकअप ना महंगा करें, ठीक है, वरना हम बेचारों का क्या बनेगा। अगर बजट में महंगा होने जा रहा है तो फिर औरतों को क्या बनेगा? औरतों को तो मर्द पहचानेंगे नहीं। जैसे वो कहते हैं कि हमें जैसे शादी होती है तो लड़की को बड़ा खूबसूरत बनाया जाता है, और बल्कि खुद भी दूल्हा दूसरे दिन पहचान नहीं सकता कि क्या हो गया मेरे साथ। पहले दिन तो बहुत खूबसूरत थी, दूसरे दिन मुंह धोया और वो तो काली हो गई। मेकअप के में इंसान को कितनी चीज़ें छुपी होती हैं, जैसे फ्रैकल हैं और चीज़ें हैं, ये लगाए होते हैं हम लोगों ने, बेस लगाई होती है, लिपस्टिक लगाई होती है, तो ये इनहेंस करती है ना औरतों की ब्यूटी को। हमारे लिए तो बहुत तकलीफ दे होगा, लेकिन हमारे हस्बैंड्स के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि वो तो पहले ही कहते हैं ना मेकअप लगाओ, ऐसे ही अच्छे लगते हो, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है, उनके लिए गुड न्यूज़ है। बजट भी बहुत महंगा और मेकअप भी बहुत महंगा है, हम कहाँ जाएं, और सारी चीज़ें ही आउट ऑफ रेंज हो गई हैं, और एजुकेशन तो ऑल्सो आउट ऑफ रेंज है। बिल्कुल जी, सारी चीज़ें आउट ऑफ रेंज हो गई हैं, और ख़वातीन जो है ये शिकवा करती हुई नज़र आ रही हैं कि एटलीस्ट बजट में जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर इतना टैक्स खाना पीना बेशक आप महंगा कर दें, हम खा कम लेंगे लेकिन मेकअप ये ख़वातीन की डिमांड है। मैंने कहा कि पहुंचा दें गवर्नमेंट पे, शायद सुनवाई हो जाए। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जावेद अख्तर साहब को इज्जत क्यों नहीं, आपने साहब ही कह दिया उनको, वो गुस्सा कर जाते हैं। चलें एक ब्रेक के बाद आते हैं, क्या कहा उन्होंने और उसका रिस्पांस पाकिस्तान में कैसा आ रहा है, एक ब्रेक के बाद बताते हैं आपको। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और अभी का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंखों में सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया का हो जाना। और ये ऐसी बीमारी है जिसके बायस आपके जो लेंस हैं आंखों के वो कमज़ोर हो जाते हैं, या उनके ऊपर एक झिल्ली नुमा सफ़ेद जाला सा आ जाता है, जिसके बायस आपकी आंखों की जो रोशनी है उसमें धुंधलाहट आपको महसूस होती है और आप उससे प्रॉपरली देख नहीं पाते हैं। तो किस तरह से ये आपकी पूरी आंखों पे ओवरऑल असरअंदाज होती है, आपको आपकी आंखों को कमज़ोर करती है, आपकी आईसाइट को कमज़ोर करती है। अमूमन ये होता है ऐसे है कि जो उम्र रसीदा लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। तो वजूहात क्या क्या होती हैं? डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन आई सर्जन हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, आपको वेलकम कहेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। जिस तरह आप ब्रेक में बता रहे थे, क्या हर इंसान मोतिया का शिकार होता है, सफ़ेद मोतिया और फिर काला मोतिया? दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले व्यूअर्स के लिए एक जनरल मैसेज ये है कि वो तमाम इंसान जो भी मैमल्स, इवन हशरात भी जो भी पैदा होते हैं, उनकी आंख के अंदर एक नेचुरल पैदाइशी तौर पे क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जो बिल्कुल क्लियर होता है पानी की तरह, ठीक है, उसमें से रोशनी बिल्कुल ठीक गुजरती है। अच्छा, अब क्या होता है विद टाइम, जिससे इंसान के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ये बाल क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन का हिस्सा है, गोश्त का हिस्सा है, एक्सटेंशन है। एग्जैक्टली इसी तरह जो आंख के अंदर नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस है, उसके ऊपर एंटीऑक्सीडेंट्स की, टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स के, शुगर की वजह से जो आपके हाई जो सार्बिटोल वगैरह एक्यूमुलेट होती है, या नेचुरली विद टाइम क्या होता है फाइबर्स कंडेंस होना शुरू होते हैं। वो थोड़ी सी अगर मैं एक मिसाल दूं तो गाड़ी की विंड स्क्रीन होती है, अगर ज़्यादा उस अरसा उस चलती रहे तो उस पर स्क्रैचेज आ जाते हैं, या वो थोड़ी सी धुंध आ जाएगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसी तरह वो आपकी विंड स्क्रीन के पीछे जो
लेंस कैमरे का जो फोकस करने वाला एलिमेंट होता है, उसके अंदर जब ये चीज़ें आना शुरू होती हैं तो उसमें रोशनी कम आना शुरू हो जाती है। रोशनी कम होते होते एक स्टेज आती है कि वो नॉइज़ टोटल बंद कर दी जाती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये विद एज हो, ये पैदाइशी तौर पे भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि सफ़ेद फार्म जो लोग हैं जिनकी स्किन नॉर्मली से ज़्यादा गोरी होती है, उनके अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है। नहीं। तो हम तो एशियन हैं, हमारी स्किन तो वैसे ही थोड़ी सी सांवली और थोड़ा सा वो वाला कॉम्प्लेक्शन है। अच्छा, आपने क्वेश्चन जनरल पब्लिक के लिए, जो कैटरेक्ट है वो इस रेडिकल आई मीन इसमें कोई एज सच कोई जर्नल उसकी नहीं है कि ये एज या ये रेस के अंदर ज़्यादा है। ग्लोकोमा जो काला मोती है उसमें एशियन और कैकेशियंस और अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर जो कुछ जीन्स हैं ऐसे जो पाए जाते हैं उनमें ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जो सफ़ेद मोतिया है वो विद टाइम। तो इन दोनों में डिफरेंस है, काला मोती और सफ़ेद मोती दो अलग अलग बीमारियां हैं। और इनका तशखीस के बारे में अगर हम जानना चाहें कि किस तरह से पता चल जाता है कि आपकी आंखों में काला मोतिया या सफ़ेद मोतिया उतर रहा है? काला मोतिया एक साइलेंट किलर है। सफ़ेद मोतिया तो ये ना कि इंसान को नज़र आना कम शुरू हो जाएगा जब एक इंसान को नज़दीक नज़र नहीं आ रहा, दूर नज़र नहीं आ रहा, या एक बच्चा पैदा हुआ है और वो पैदाइशी तौर पर आप उसकी वालदा देखती है कि मैं उसको कोई चीज़ देती हूँ या उसको कोई चीज़ उसके सामने करती हूँ तो वो नोटिस ही नहीं करता। तो ये सबसे पहली अलामत है कि उसको नज़र ही नहीं आ रहा। या बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखें हिल रही होती हैं बहुत ज़्यादा, स्टेबल नहीं होती, फिक्स नहीं होती, इसका मतलब रोविंग आई मूवमेंट है, कंजेनिटल कैटरेक्ट है। सो पैदाइशी तौर पर अगर मोतिया है वो बहुत डेंजरस सफ़ेद बहुत और एमरजेंसी है, क्योंकि अगर वो पैदाइशी तौर पे उसके पर्दे में रोशनी गई नहीं तो वो सारी उम्र के लिए वो पर्दे की बीमारी और बिनाई नहीं बन सकेगी। अच्छा, अगर पैदाइशी तौर पर सफ़ेद मोतिया है बच्चे को तो वो क्योरेबल नहीं है? क्योरेबल होता है, अगर वक्त पे ना करेंगे तो आपकी विजन डेवलप नहीं जा सकती है, डेवलप नहीं होगी ना विजन। आई मीन एक बच्चा है जिसके पर्दे को आदत ही नहीं रोशनी देखने की। उसकी रीज़न क्या होगी पैदाइशी तौर पे होने की? और बाद में तो आपने बताया कि वो एक एज के साथ साथ डेवलप हो जाता है और कुछ मेडिसिन है उसके साथ, मेडिसिन के साथ। पैदाइशी तौर पे क्या वजह होगी? पैदाइशी नहीं, उसमें टॉर्च इन्फेक्शन बहुत सारी, रूबेला इन्फेक्शन, कंजेनिटल टॉर्च इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, देयर आर सो मेनी इन्फेक्शन। कुछ ड्रग्स होती हैं जो पेरेंट्स या मदर ले लेती हैं, उस ड्रग से साइड इफेक्ट के साथ कंजेनिटल कैटरेक्ट डेवलप होता है। या फिर कुछ सिंड्रोम्स हैं, डाउन सिंड्रोम है, पेटरविली है, व्हील मार्चिसानी है, देयर आर सो मेनी सिंड्रोम्स जिसके साथ पैदाइशी तौर के ऊपर बच्चे की आंख के अंदर मोतिया पैदा हो, मतलब अच्छा मोतिया ट्रैवल भी करता है एक आंख से दूसरी आंख में? नहीं, और इसका ट्रीटमेंट फिर किस तरह से? गुड, ये आपने अच्छा है, ये अब सारे जो ऑल फ्लाइट ऑफ थॉट्स एंड द आइडियाज इन योर माइंड शुड बी ओपन। ये आपको पता मोतिया जो है ना सर एक फिक्स एलिमेंट है, ठीक है, वो ट्रेवल ऐसा नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि दो आंखें हैं, दो तरफ खून जा रहा है तो वो दोनों तरफ ज्यादा स्प्रेड तो हो सकता है, क्योंकि मैंने इस तरह के पेशेंट को फेस भी किया और वो मुझे बता रहे थे कि पहले थोड़ा सा कम धुंधला हुआ, फिर उसके बाद वो स्प्रेड हो गया, वो जाला सा पूरी आंख के ऊपर आना शुरू हो गया, तो वो उनको पहले से बात ये है कि वो आई मीन उसकी स्टेज प्रोग्रेस करती है। इट्स अ प्रोग्रेसिव कंडीशन, डेफिनेटली इट्स अ प्रोग्रेसिव कंडीशन, बट ये नहीं कि वो एक आंख से ट्रैवल करके दूसरी आंख में जाएगा। इट विल रिमेन कैटरेक्ट, दोनों एक तरफ ही रहेगा, वो पका होता जाएगा, नहीं करेंगे और पका हो जाएगा, नहीं करेंगे तो उसमें से प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाएंगी और वो काला मोतिया और इस तरह की चीज़ें कॉज करना। अच्छा, ये तो है सफ़ेद मोतिया। अब काले मोतिया की तरफ आ जाए तो आपने कहा कि वो खामोश कातिल है, एक खामोशी से आपको आपकी बेनाई को ख़त्म कर रहा है और आपको पता नहीं चलेगा, तो वो किस तरह से उसकी अलामात क्या है? ये तो एक तो फैमिली हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक पेरेंट के या एक घर के बंदों में से किसी एक बंदे को तशखीस, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बहन भाइयों में से किसी एक को तशखीस हुई हुई है तो उस बंदे की फैमिली व्हाइट या ब्लैक ग्लोकोमा इज़ मोर, मतलब ग्लोकोमा क्योर करना बहुत मुश्किल है, उसमें नज़र जाने का बहुत ज़्यादा चांस होता है और वो अगर चली जाए तो उसको वापस लेना बहुत मुश्किल काम होता है। अब और नॉर्मली डॉक्टर्स यही कहते हैं कि नहीं आ सकती, इंटरनेशनल कंसेप्ट यही हैं, ठीक है। अब सपोज एक पेशेंट है, उसको फैमिली में काला मोती है तो उसने अपनी सारी फैमिली को मेक श्योर करे वो स्क्रीन करवाए। स्क्रीनिंग से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि काला मोतिया है कि नहीं, ठीक है। एक तो ये वक्त रहते उसका इलाज हो सकता है, मतलब अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री में है किसी को तो आप बाकी बच्चों को बिल्कुल स्क्रीन करवाएं, उसको और उसे पता चल जाता है। जिस तरह सफ़ेद मोतिया पैदाइशी होता है, काला मोतिया भी पैदाइशी हो सकता है। बच्चा पैदा होता है उसके साथ, उसमें इसका मतलब है कि उसके बड़ा स्ट्रॉन्ग जीन है, पैदाइशी तौर पे उसकी आंख का पानी निकालने वाला सिस्टम काम नहीं कर रहा तो वो काले मोती की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अब ग्लोकोमा हम कब लेबल करते हैं? ग्लोकोमा इज़ अ ह्यूज टॉपिक, इट्स अ ह्यूज टॉपिक। ग्लोकोमा की मोटी सी बात ही कर देता हूँ कि एक इंसान जब उसको आँख की
फील्ड यानी कि नजर आता है ना आपको, इधर से भी नजर आ रहा है, इधर से भी नजर आ रहा है, जब उसका फील्ड कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है, फील्ड डिफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, तो ये ग्लोकोमा, आपका विजन महदूद हो जाए, टनल की तरफ, यस, वो कहेगा इधर भी कुछ नजर नहीं आ रहा, ऊपर भी नजर नहीं आ रहा, इधर भी नजर आ रहा है, सेंटर में पूरा फेस मूव करना पड़ेगा देखने के लिए, आसपास की चीजें दिखना पड़ेगा। तो ग्लोकोमा के अंदर एक तो ये होगा, दूसरे नंबर के ऊपर हाई प्रेशर होगा, और तीसरे नंबर के ऊपर पीछे ऑप्टिक नर्व है उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो ये 3 चीजें अगर मिलेंगी तो तब हम पेशेंट को लेबल करेंगे कि इसे ग्लोकोमा, इसको इजी नहीं लेना, और इसको इजी नहीं लेना। साइलेंट किलर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो जब फील्ड कंस्ट्रिक्ट होता है उस वक्त तक डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका होता है। जब फील्ड कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो गया, और अगर ये बच्चे पैदाइशी इसके साथ वो तो पता चलेगा, पैदा होगा, वो फिर सारी जिंदगी देख नहीं पाते। उसको बुफ्सल मास होता है, उसको हम उसी वक्त जब पैदा होता है या विद इन अ ईयर और सो उसको हम तो ट्रीटमेंट करते हैं। उसको वेल्व्स होते हैं उनकी आंखें, तो खास किस्म के वेल्व्स डालते हैं ताकि उनके प्रेशर को डिकम्प्रेस करें। वो इतनी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं जिस तरह कैट आइज की, और फिर वो डिकम्प्रेस होकर नॉर्मल हो जाती है और ट्रीट हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये जो मोतिया है, चाहे वो सफ़ेद हो या काला हो, क्या सिर्फ मेडिकेशन के जरिए अगर टाइमली इनको डायग्नोस कर लिया जाए तो देखिए मेडिसिन से हो सकता है या इसके लिए ऑपरेट करना पड़ता है? जो सफ़ेद मोतिया पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज़ मोर देन 5 बिलियन इंडस्ट्री, $5 बिलियन से भी ज़्यादा, $50 बिलियन से भी ज़्यादा की बड़ी इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में। जो सबसे ज़्यादा कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर है दैट इज, देखिए ना इस वक्त अगर 7 कैटरेट की सर्जरी, ये ऑपरेट होता है, ये ऑपरेट होता है, ठीक है, और लेजर से होता है? हाँ, लेजर से होता है। अब उसमें बड़ी टेक्निक्स आगे मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन देखिए आप देखें 7 अरब बंदे हैं, मैं कह रहा हूँ 7 के 7 अरब बंदों को किसी स्टेज के ऊपर जाके इसको डेवलप होना है, का सामना करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। एवरीबॉडी हैज टू फेस इट, ओके, ठीक है। अब कैटरेट जो है सर, उसके अंदर हमारे पास पहले टेक्निक होती थी कि आप उसको काटते थे, 1 महीना पेशेंट बैठा रहता था, उसके बाद फिर थोड़ा सा मॉडर्न हुआ, टांके लगाना शुरू कर दिए, फिर 80 अभी इस वक्त जितने मतलब सीनियर हमारे कंसल्टेंट्स हैं वो टांके लगा के पहले उनको सर्जरीज करते थे, उसके बाद फिर वो लेजर्स शुरू हुई, वो 90s 2000 के अंदर शुरू हुई, एंड दे स्टार्टेड डूइंग दिस। अब हम लोग जब ट्रेन हुए तो हम लोगों ने सीधा शुरू ही उस लेजर से किया, बिकॉज उस वक्त तक हमने ना कभी, और ये चंद मिनट्स में हो जाता है, चंद सेकंड्स के अंदर, चंद सेकंड्स की लेजर होती है। फेकोमल्सिफिकेशन किसी की 40 सेकंड लगते हैं, किसी को 45 सेकंड लगते हैं, किसी को 10 सेकंड लगते हैं। कुछ दिनों की एहतियात होगी उसके बाद। देखिए जो सबसे मॉडर्न सर्जरीज हैं उसके अंदर तो आप कुछ सेकंड्स की लेजर फेकोमल्सिफिकेशन करें, 1 आध 2 मिनट 3 मिनट के अंदर मैक्सिमम आप अपना पूरा मोतिया साफ कर देते हैं। इसके बाद ये दोबारा भी आ सकता है? नहीं, उसके बाद नहीं आता, साफ कर लिया सारी उम्र के लिए ठीक हो जाता है पेशेंट, ठीक है। उसके बाद आपने लेंस डाल लिया। जो मॉडर्न देखिए हमारे पास गैजेट्स हैं इस तरह के, अगर हम फेमटो असिस्टेड कैटरेट करते हैं या हम सिंगल पोर्ट सर्जरी करते हैं तो उसके अंदर पेशेंट जो है उसको बैंडेज की भी जरूरत नहीं होती और पेशेंट खुद कितना खर्चा है इसका डॉक्टर साहब? अफोर्डेबल है ये सबके लिए? देखिए ये अफोर्डेबल, गवर्नमेंट के अंदर बहुत अच्छे सेटअप्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज डूइंग एक्सीलेंट वर्क, वो मेक श्योर करती है कि सारे पेशेंट्स को हम अच्छे और क्वालिटी लेंसेज सप्लाई करें। गवर्नमेंट इज हेल्पिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद फिर ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हैं एंड देन फिर प्राइवेट सेटअप्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर तकरीबन सारे वो लोगों को एक्सीलेंट लेजर सर्जरीज प्रोवाइड कर दी जाती हैं जिनके साथ उनको उनकी आंखें और नज़र बनाई बहाल हो जाती है। एक बच्चा बेचारा या एक बंदा आया वो अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी महंगी सर्जरी प्राइवेट सेटअप के अंदर, तो हम लोग वही सर्जरी उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी हॉस्पिटल में कर देते हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिर ट्रस्ट हॉस्पिटल आ जाते हैं। गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है और बड़े आई ट्रस्ट हॉस्पिटल भी चल रहे हैं। अब ट्रस्ट हॉस्पिटल क्या होता है? मेरा सवाल जो था, जो आपने स्टार्ट में कहा कि ये हर बंदे को हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, वो बचपन में पैदाइशी भी हो सकता है, बचपन में भी हो सकता है, किसी भी एज के बंदे को हो सकता है। आपने कहा कि प्रोटीन है, ये भी एक जो एक बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, तो कोई ऐसी चीज़ें जिनसे इससे बचा जा सकता है? क्योंकि हम लोग बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए बहुत सारे टोटके भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी खाते हैं। जिस तरह कैटरेट है ना, उसके अंदर मैंने कहा था वो हैम्परिंग होना शुरू होती है, टॉक्सिसिटी होती है किसी ना किसी चीज़ की। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं 75 ईयर्स एज होते हैं, 78 ईयर्स के होते हैं, और उनका लेंस ऐसे होता है जैसे 24 साल के लड़के का। ओके, ठीक है। एंड वी डू इन्वेस्टिगेट देम कि व्हाट वर योर डाइटरी हैबिट्स, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। What were your dietary habits? How you proceed with? ये बड़ा अच्छी बात है आगाही के लिए। क्या करते हैं? Exactly, हम उनसे वो कहते हैं कि जी देखिए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो शुगर है। जो शुगर है ना, इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, शुगर इफेक्ट करती है, हो गई है तो वो आपको कैटरेट अर्ली डैमेज करेगी, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स है, स्टीरॉइड्स हैं, जो बंदा स्टीरॉइड्स लगाता है स्किन के ऊपर, खाता है या डालता है आंख के अंदर,
स्टीरॉइड्स कैटरेक्ट कॉज करते हैं। स्टीरॉइड से 45 इयर्स 35 इयर्स मोस्टली जो बुजुर्ग हैं वो हार्ट पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं, उन्होंने मेडिसिन लेनी है उसके फिर कुछ ऐसी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, एंटीरियर वर्सिलेटा होता है। और मैंने ठीक है डॉक्टर साहब, जो आपने हमें बताया यकीनी तौर पर हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और जो तरीक़ाकार आपको बताए जा रहे हैं कि आप इनसे बच सकते हैं, अपनी हैबिट्स अच्छी रखिए, अपने आप को तरोताज़ा और फ्रेश रखिए, एक्सरसाइज और वॉक कीजिए, और अपने आप को शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियों से बचाइए। तो आप इस तरह की आंखों के अगर हो जाए, अगर डायग्नोज हो जाए तो फौरी इसका ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते फिर आपकी बिनाई को ख़त्म भी कर सकता है। तो स्टेज से पहले इसका इलाज कराइए ताकि आपकी बिनाई जाती ना रहे। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, दीगर हमेशा अभी भी बाकी हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, हमारी नुमाइंदा रूबा अरूज इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर का मौसम कैसा है उन्हीं से जान लेते हैं। रूबा, लाहौर में बड़ा गर्म हो गया है और जो हीट वेव है उसका खदशा फिर से बढ़ने लगा है। महकमे मौसमियात ने क्या कोई नवीज़ सुनाई है, मौसम में बेहतरी हो सकती है? जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत ने शहरियों को खासा निढाल किया हुआ है। लाहौर में हीट वेव अलर्ट जारी हो चुका है। महकमा मौसमियात और PDMA की जानिब से अलर्ट्स जारी किए गए हैं कि शदीद मौसम में अपनी हिफाजत खुद की जाए। दर्जा हरारत की बात की जाए तो गुज़िश्ता हफ्ते दर्जा हरारत मुसलसल जो है वो 40 से ऊपर ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, और आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज कुछ पार्शली क्लाउड्स भी शो हो रहे हैं मैप्स पे वेदर के हवाले से, लेकिन हीट वेव अलर्ट जो है वो तकरीबन 20 मई तक जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। और अगर बात की जाए एहतियात की, तो तिबी माहिरीन ने और मौसम के माहिरीन ने शहरियों को बाहर निकलते वक्त खासी एहतियात की हिदायत की हैं, क्योंकि इस हीट वेव की वजह से खासी जो है वो तिबी मसाइल भी जो है वो सामने आ रहे हैं। हॉस्पिटल्स में रश भी मौजूद है। माहिरीन का कहना है कि शहरी बाहर निकलते वक्त एक तो सर को ढांप कर रखें, मशरूबात का, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि बॉडी के जो हीट लेवल है टेम्परेचर के साथ वो मैच करता रहे, वो कंट्रोल में रहे। बाहर जो आउटडोर काम करने वाले लोग हैं उनके लिए खुसूसी हिदायत है कि अपने सर को कवर रखें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अम्ब्रेला पॉसिबल हो तो इस्तेमाल करें, क्योंकि ये अलर्ट जो है वो आइंदा इस हफ्ते के तकरीबन एंड तक जारी रहेगा। जुमे के रोज़ से बारिश का एक सिस्टम जो है वो पंजाब और लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है, लेकिन गर्मी की शिद्दत जो है वो यूं ही बरकरार रहेगी। जी, गर्मी की शिद्दत रूबा अरूज हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी कि हिफाजती इकदाम जो है वो लाजमी करें अगर आपका आउटडोर का काम ज़्यादा है। अच्छा, इस पर एक बड़े मज़े का मैंने कल देखा, इंस्टाग्राम पे शेयर किया हुआ था नुमान इजाज ने। वो कहते हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि जो हमारी सूरज पूरी कोशिश कर रहा है कि हमारी शक्लें शनाख्ती कार्ड से मैच होना शुरू हो जाए, तो हालात कुछ ऐसे ही हैं। वो कहते हैं कि हमारी शक्लें बहुत जल्दी जो है ना वो जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर तस्वीर होती है उससे मैच करने लगेंगी। इंस्टा पे तो आप पहचाने नहीं जाते हैं ना, इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं फिल्टर्स लगा के, असल पता चलता है कि शक्ल क्या है। शनाख्ती कार्ड तो मतलब आपकी अपनी चीजें निकल जाती है। नुमान इजाज वैसे भी हैंडसम स्मार्ट बंदे हैं, उनकी आईडी कार्ड पे पिक्चर अच्छी नहीं आई होगी, उनकी आईडी कार्ड पे पिक्चर अच्छी नहीं आई होगी। लेकिन ये अमूमी तौर पे होता है ऐसे ही है ना, क्योंकि वो जल्दी में खींचते हैं ना आईडी कार्ड वाले। नादरा जब आप जाते हैं तो वो किसी भी एंगल से बगैर लाइट के भी खींच लेते हैं तो असल चेहरा सामने आ जाता है, असल से भी भयानक होता है वैसे। बिल्कुल, तो एहतियात कीजिए, सूरज में डायरेक्ट एक्सपोजर से अपने आप को बचाइए ताकि आप अपने आप को गर्मी से बचाए रखिए, ताकि आप अपने आप को महफूज रख सकें इस गर्मी की हिद्दत से। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जनाब कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शहद की मक्खियों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है 20 मई को, क्योंकि खुराक की बढ़ती हुई ज़रूरत और भूख से लड़ने में ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा की फ़राहमी के लिए शहद की मक्खियों की अहमियत को तस्लीम किया जाता है। तो जो शहद की मक्खियाँ, उनसे जो शहद इकट्ठा होता है वो यकीनी तौर पर हर चीज़ से बेहतर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शहद की बहुत अहमियत बयान शिफा रखी है। कुरान पाक में शहद की मक्खियों का जिक्र भी है और शहद की मक्खियों की अफजाइश नस्ल के हवाले से शऊर बेदार करना और शहद के कारोबार को तरक्की देना है। शहद की मक्खी का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है इसकी मेहनत और मुशक्क़त है, तो हमारे लिए एक सीखने के लिए लेसन भी बहुत है, जो पूरा एक निज़ाम है, जितनी डिसिप्लिन होती हैं ये मक्खियाँ, डिसिप्लिन बहुत होती हैं और जिस तरह से ये अपनी पूरी फैमिली को चलाती हैं। लेकिन शहद की मक्खी, जो शहद का मेल मक्खी है उसके अंदर, वो कोई किरदार अदा नहीं करती है, वो सारा दिन घर पे बैठे हुए रेस्ट फरमाती है। और जो शहद की फीमेल मक्खी है वो सारा कर रही हैं, ये तो अल्लाह ताला है ना, आप शहद की मक्खियों के अंदर भी मेल को है वो तनकीद का निशाना बना रही है। थोड़ा सा ये नहीं बायसनेस नहीं है,
हैं, ये वाकई में जेन्युइन है कि जो शहद की, मैंने इसको पढ़ा था, और सारा काम मलका मक्खी करती है। मलका मक्खी की आप बात कर रही हैं, बेसिकली वो निगरानी करती है। उनको भी वही काम पे थोड़ा सा इसकी मतसी कर देता हूँ। जो मलका मक्खी है बेसिकली वो उस छत्ते की निगरानी करती है। सारे जो ऑर्डर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, वो उनके जिम्मे होता है। जो बाकी उनकी सिपाही कह लें या जो वर्क फोर्स है वो लाती है। तो आप ये मानते हैं कि मैनेजमेंट खातून जो वो ज़्यादा अच्छी कर सकती है? घर की मैनेजमेंट तो अच्छी खवातीन से ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता। तो ये अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों के ज़रिए भी दिखाया। लेकिन शहद ना हो तो इंसान अपनी बीमारियों का इलाज दीगर अशिया में तलाश कर सकता है। लेकिन बहरहाल ये एंटीबैक्टीरियल भी है और आपके लिए सेहत का ख़जाना भी है। बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं उनके अंदर शिफा का बाइस बनता है। आपका गला ख़राब हो जाता है, आपको फीवर हो जाता है, आपको फ्लू हो जाता है, तो आप गर्म पानी के अंदर सिर्फ शहद मिलाकर पी लें तो आपको बहुत अफाका मिलता है। बिल्कुल। और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक नाज़रीन, हमें शहद की मक्खियों और दीगर परिंदों की बका के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फूल और पौधे सारे साल मुख्तलिफ महीनों के दौरान लगाने चाहिए ताकि मकामी किसानों से शहद ख़रीदा जा सके। आगे बढ़ते हैं। शहद की मक्खियाँ हैं वो इन फूलों से रस कशीद करती हैं और उसके बाद फिर शहद अमल में आता है। इसका टेस्ट होता है पावरफुल, उसकी वजह ये है कि मुख्तलिफ फलों से रस कशीद किया गया होता है, फूलों से रस निचोड़ के ये आप तक पहुंचता है। बिल्कुल जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जावेद अख्तर की, जो कि भारतीय मुसन्निफ हैं। उनका एक और जो बयान है, बड़े मुतनाज़े बयान, वो इस वक्त शायद सुर्खियों में है और उसके ऊपर जो पाकिस्तानी अदाकार हैं वो भी खासा तनकीद क्या कहना था, ज़रा सुनिए और फिर अपनी राय भी दीजिएगा, हम भी आपको बताते हैं कुछ। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहनी नर की है तो मैं नरखी जाना पसंद करूँगा, अगर यही बस चॉइस है। जी, जावेद अख्तर साहब मुकम्मल तौर पे सठिया गए हैं। इनकी बौखलाहट का अंदाज़ा तो उस वक्त भी हो गया था जब आज से 2 साल पहले पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान ने इनको सर आंखों पे बिठाया था, इनको इज़्ज़त दी थी। फैज़ अहमद फैज़ का फेस्टिवल था और उस वक्त भी हमने इनकी आओ भगत की। पाकिस्तान जिस तरह हमेशा हॉस्पिटैलिटी का मुजाहरा करता है उस बार भी किया, लेकिन जहर उगलने से ये शख्सियत बाज नहीं आई। हालांकि इशाल अपना इनका हाल ये है कि इनको और इनकी बेगम को, शबाना आज़मी को, मुंबई शहर के अंदर रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि इनके नाम के साथ मुस्लिम लिखा हुआ है। बिल्कुल जी, और इसी वजह से ये तनकीद का निशाना भी बन रहे हैं। और नादिया हुसैन कहती हैं कि जे फॉर जावेद और जे फॉर जहन्नुम। और पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग हैं इनके चाहने वाले। और जब जावेद अख्तर, जैसा आप कह रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं, जब जावेद अख्तर पाकिस्तान आए तो ये उस वक्त के मनाज़र हैं जब हमारी पूरी पाकिस्तान इंडस्ट्री उनके कदमों में बैठी। ये माजी की गलती थी। इस बार आएंगे तो आपका जूतों से इस्तकबाल होगा, जूतों के हार आपको पहनाए जाएंगे बड़ी आओ भगत के साथ, और चेहरे पे हो सकता है कालक भी मलके हम। वैसे जावेद अख्तर साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही है, उन्होंने कहा कि मैं जहन्नुम को चूज करूंगा। तो ऐसे बंदे के लिए पाकिस्तान डिजर्व भी यही करते हैं। रहने की जगह हो भी नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तानी तो बहुत हम्बल, पोलाइट और बहुत ही काइंड लोग हैं। तो आप प्लीज ऐसा करें कि जहन्नुम की टिकट कटवाएं और सीधा जहन्नुम में निकल जाएं, क्योंकि आपके लिए रहने के लिए वही बेहतरीन जगह है। तो बड़ा ही भरपूर किस्म का रद्द-ए-अमल अब आ रहा है। फाइनली नादिया खान ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया था, दीगर आर्टिस्ट हैं। तो अब इस जहर उगलने के बाद भरपूर रद्द-ए-अमल आ रहा है। इमरान अब्बास की तरफ से भी इमरान अब्बास हैं, दीगर बहुत सारे हमारे फनकार हैं जो कि काफ़ी नाला नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि जी आपको तो हमने सर आंखों पर बिठाया है, आपको हमने इतनी इज्जत दी है। बाज़ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, वो बदहज़मी का शिकार हो जाते हैं, वॉमिट हो जाती है। तो ये इस तरह की वॉमिट की है जावेद अख्तर ने। और मेरे ख्याल में जो मुंतज़मीन हैं जिन्होंने पहले तो इनको बुला लिया था, लेकिन फौरी तौर पर इन्होंने इस चीज़ को साबित किया था कि इज्जत रास नहीं है। नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती पाकिस्तान से भी नहीं होनी चाहिए कि ऐसी शख्सियात को आप मदऊ करें जो हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग भारत में जाते हैं तो वो अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करके ही आते हैं, कहीं पर भी पाकिस्तान को डिग्रेड करके नहीं आते। लेकिन ये कहते हैं ना तो इनको भारत एक्सेप्ट करती है और ना ही इनको पाकिस्तान में वो प्रोटोकॉल मिलता है, जबकि पाकिस्तान इनको बहुत प्रोटोकॉल दिया और अब की बार नहीं मिलेगा। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हम आपसे इजाजत चाहेंगे और कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।